नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज जो सबसे पहले पुराना जिन्न फिर निकल आया, राफेल का जिन्न फिर से निकल आ गया। राफेल जिसको 2019 इलेक्शन से पहले एक बड़ा मुद्दा बनने की बात हो रही थी और ऐसा लग भी रहा था कि वो मुद्दा बनेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने और सीएजी ने जिस तरह से उसपे कुछ अपने-अपने ऑब्जर्वेशन दिए तो वो मुद्दा दब गया और खत्म हो गया। उस समय ऐसा लगा था कि ये मुद्दा अब खत्म हो गया है। लेकिन अब लगता है कि मुद्दा खत्म नहीं हुआ था, दफन हुआ था, वो फिर अब खड़ा हो गया है। खड़ा इस तरह से हो गया है कि फ्रांस ने एक जज को अपॉइंट कर दिया गया है टू इन्वेस्टिगेट द करप्शन इन रफाल डील। ये टोटल डील करीब 59,000 करोड़ की है और ये भी एक अजीब सी बात है कि फ्रांस इसकी जांच करवा रहा है। भाई हम सब लोग जिस समाज में हम लोग घूमते हैं, घूस तो सबने ही कभी ना कभी दिया होगा, चाहे वो ट्रेन की बर्थ लेने के लिए, चाहे मैंने तो डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए भी घूस देना पड़ा था, और चाहे बर्थ सर्टिफिकेट, चाहे डेथ सर्टिफिकेट, चाहे ट्रेन की बर्थ, और बहुत तमाम ऐसे चीजें हैं, ड्राइविंग लाइसेंस। कहीं ना कहीं घूस के बिना तो आपका मतलब हम लोगों का काम नहीं चल सकता है, विच इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। तो घूस देने वाले को आज तक मैंने नहीं देखा कि कहीं जांच हो रही, क्योंकि फ्रांस की जो राफेल कंपनी थी, राफेल का इसमें सब फायदा ही फायदा था। वो बैंक करप्ट होने जा रही थी, दसॉल्ट कंपनी, और उसको जब ये ऑर्डर मिल गया है तो उससे बैंक करप्सी से वो फिर से जी गई। सरकार का फायदा तो पॉलिटिकल फायदा था ही, एक उसने बड़ी डील वो की थी। लेकिन जिसने घूस लिया और जो जनरली कल्प्रिट माना जाता है कि भाई इन्होंने घूस लिया, ये कहा जाता है ना कि ये बड़े घूसखोर हैं। कभी भी घूस देने वाले को घूसखोर नहीं बोला जाता है, घूसखोर बोला जाता है हरदम घूस लेने वाले। तो हिंदुस्तान में विपक्ष ने खूब हो हल्ला मचाया था, लेकिन इस पे हिंदुस्तान में ना कोई जांच बैठी ना कुछ हुआ। रंजन गोगोई साहब की बेंच में, और उसको जिस ढंग से अगर आपको याद करें तो जिस ढंग से इस पूरे केस को हशप किया गया था, वो भी अपने में एक दिलचस्प बात थी। उन्होंने इसके जो पिटीशन थी, जो प्रशांत भूषण और यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, सब लोगों ने मिलकर की थी, उसके अलावा भी पिटीशन थी, उसको डिसमिस किया। और फिर रंजन गोगोई साहब ने कहा कि दिस कोर्ट डिड नॉट कंसिडर इट अप्रोप्रिएट टू एम्बार्क ऑन अ रोविंग एंड फिशिंग इंक्वायरी। ये तो भाई चीफ जस्टिस थे, ये उनका प्रोरोगेटिव था। उसके बाद 2017 में डसॉल्ट के जो कंपनी, जो मेन कंपनी के अकाउंट के ऑडिट हुए उन्हीं के वहां पे, और उस ऑडिट में ये स्पष्ट माना गया कि 5,08,925 यूरो की गिफ्ट क्लाइंट को देने की बात की गई थी। ये बहुत छोटा हिस्सा है, घूस तो ज्यादा बड़ा है लेकिन ये थोड़ा छोटा हिस्सा है। और वहां पे जो एएफए है, जो उनका एंटी करप्शन एजेंसी है, उसने उस समय की जांच स्वीकार नहीं की थी। 2017 की बात। फिर इस पे अभी जो जांच हुई है उसमें फ्रांस के दो समूहों का नाम लेना आवश्यक होगा। सबसे पहले फ्रेंच मीडिया पोर्टल जो है, मीडिया पार्ट ने लगातार इसके पीछे किया, और वो पोर्टल ही है। और दूसरा वहां का एक एनजीओ शेरपा है, उसने, इन दोनों लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई है इस भ्रष्टाचार की लड़ाई को यहां तक लाने में, जहां पे जांच अब शुरू हो गई है। हमारे यहाँ क्या हुआ, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में एक सील्ड कवर में इसके डिटेल दिए गए हैं। मैं उस पर कभी एक विस्तार से एक प्रोग्राम अलग से करूंगा कि उसमें किसी का साइन नहीं है और कितनी उसमें गलतियां हैं। खैर, एक सील्ड कवर में डिटेल दिए गए हैं, और वो आज तक खुले नहीं है। अब उसमें वो आज तक मतलब पब्लिक नहीं किए गए हैं वो। अब उसको उसको रंजन गोगोई साहब ने क्या देखा क्या नहीं देखा नहीं मालूम। वहां की फ्रांस की जो मीडिया है उसने एक और एक्सपोज किया है। उस अभी जो हाल के दिनों में फ्रांस की यही जो मीडिया पार्ट है, उसने एक और बात कही है। मीडिया पार्ट ये स्पष्ट रूप से फिर से कह रहा है कि जब पीएम मोदी ने इस डील का अनाउंसमेंट किया, उसके 15 दिन पहले अनिल अंबानी जी ने राफेल से एक समझौता कर लिया था, कागज से, वक्तव्यों से। और कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता है कि मोदी जी के इस डील अनाउंसमेंट जो उन्होंने जिस किया, उसके पहले किसी को भी हिंदुस्तान में अनिल अंबानी जी और डसॉल्ट के पार्टनरशिप के बारे में मालूम था। और ये मालूम था कि अब एचएएल की जगह अनिल अंबानी जी उनके पार्टनर हो गए।
मीडिया पार्ट के हवाले से मैं ये सारी बातें कह रहा हूं। मीडिया पार्ट के हवाले से 26 मार्च 2015 को अनिल अंबानी और डसॉल्ट ने इस एमओयू साइन किया। एस जयशंकर साहब जो उस समय फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने 8 अप्रैल को प्रेस से बात करते हुए ये कहा कि राफेल का ये डिस्कशन चल रहा है फ्रेंच कंपनी, इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री और एचएएल के बीच। तो 8 अप्रैल तक भी ये नहीं था कि एचएएल इसमें से जा चुके हैं और अनिल अंबानी जी का प्रवेश हो चुका है। एस जयशंकर फॉरेन सेक्रेटरी को भी नहीं मालूम था। 10 अप्रैल को, उसके 2 दिन बाद, एक ज्वाइंट स्टेटमेंट, जब भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस जाते हैं, ज्वाइंट स्टेटमेंट वहां के जो हॉलैंडे जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे, उनके साथ एक ज्वाइंट स्टेटमेंट करते हैं और वहां डील का अनाउंसमेंट करते हैं। मैंने इस पे 3 एपिसोड किए थे, राफेल या रफाल की पाठशाला करके, एपिसोड नंबर 78, 79, 80। बहुत तफसील से बताया था कि ये जो हमारे प्रेसिडेंट हॉलैंडे साहब हैं, उनकी एक महिला मित्र को कैसे अनिल अंबानी जी ने यहाँ अनुग्रहित किया, उनकी पिक्चर वो किया, कैसे पिक्चर बनाती थी, उसको कैसे फाइनेंस किया, बहुत डिटेल में। और ये कितनी स्क्वाड्रन होती हैं, कितनी स्क्वाड्रन होनी चाहिए, 18, इससे हिंदुस्तान में कितनी स्क्वाड्रन कम है, ये सारी बातें मैंने 78, 79, 80 में किया। मैं आगे भी कभी इसमें एक डिटेल चर्चा करूंगा, लेकिन अगर आपको डिटेल समझना है तो 78, 79 वाले पुराने एपिसोड में चले जाइएगा। जल्दी से ये बता दूं आपको कि ये जो रफाल की ओरिजिनल डील थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा था, मतलब वायुसेना ने कहा था कि मुझे करीब 126 राफेल चाहिए। उसी पे ये सब नेगोशिएशन शुरू हुआ था। यूपीए सरकार ने उसमें 126 जहाज की डील की थी। उस 126 का ब्रेकअप ये था कि 18 जहाज फ्लाई अवे कंडीशन, फ्लाई अवे मतलब वहां से पूरी तरह से बन के इंडिया में आ जाएंगे, और 108 एचएएल के साथ यहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ बनेंगे। ये जब नई डील हुई तो ये सब स्क्रैप कर दिया गया। नई डील में 128 की जगह, माफ कीजिएगा, 126 की जगह केवल 36 एयरक्राफ्ट, लेकिन वो सब फ्लाई अवे कंडीशन में, पहले 18 फ्लाई अवे कंडीशन में थे, अब 36 फ्लाई अवे कंडीशन में खरीदारी की गई। एचएएल का कहीं नामो निशान नहीं रहा। इस डील के बाद डसॉल्ट और अनिल अंबानी ने भी बाद में अपना ज्वाइंट वेंचर अनाउंस किया। उसमें क्या क्या वो हुआ है और कैसे गया, मैं उस पे नहीं आऊंगा, क्योंकि वो मैं पुराने उस एपिसोड में भी कर चुका हूं, और आगे किसी एक दिन मैं एक लंबा एपिसोड करूंगा कि जिसमें कहां कहां कमियां हैं और कौन कौन सी चीजें, अगर जांच हो जाए, अगर निष्पक्ष जांच हो जाए, तो आज के दिन भी दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। दूसरी एक जो बड़ी बात आ रही है कि चॉइस ऑफ रिलायंस, इसके लिए मीडिया पार्ट ने फिर कहा है। मीडिया पार्ट ने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया कि डसॉल्ट ने कहा कि डसॉल्ट हैज ओनली इंटरेस्ट टू पार्टनर विथ रिलायंस अनिल अंबानी की कंपनी के साथ बिकॉज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, ये मीडिया पार्ट कह रही है। एक चीज और जल्दी से आपको बता दूं जो सुन के आपको ताज्जुब होगा, कोई भी जॉइंट वेंचर होता है उसमें आधा पैसा आप लगाते हैं, आधा पैसा दूसरी जो बाहर की कंपनी है। ये अजीब तरह का एक जॉइंट वेंचर है जिसमें डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड में 168 मिलियन टोटल पैसा आया है, मतलब पेड अप कैपिटल है, जिसमें डसॉल्ट के पास 159 मिलियन यूरो वो दे रहा है और उसके पास 49% शेयर है। हमारे अनिल अंबानी जी इतने कारीगर हैं इसके, इतने जानकार हैं एरो हवाई जहाज के, कि उनको 51% मिल रहा है शेयर विथ ओनली 10 मिलियन यूरो। मतलब वो दे रहा है टोटल पैसे का 94%, शेयर मिल रहे हैं 49%। अनिल अंबानी जी टोटल डील का दे रहे हैं 6% पैसा, शेयर मिल रहे हैं 51%। और ये तो इसमें तो माहिर हैं अंबानी जी, इसको कैसे कैसे आगे बेचना है और कैसे इसको 1 का 2 करना है, इसमें कोई बात नहीं। हिंदुस्तान में इसको जस्टिफाई किया जा रहा है कि ऐसे आदमी को दिया जाता है जिसके कॉन्टैक्ट्स हो, जिसके फैसिलिटेशन स्किल्स हो और एक्सेस टू लैंड हो। मैं एक चीज बताइए, मोदी जी और ये सरकार बार बार इससे बचती है, हम क्या करें, डसॉल्ट ने इनको अगर अनिल अंबानी जी को कर लिया, हम क्या करें, डसॉल्ट ने अनिल अंबानी जी को कर लिया। अनिल अंबानी जी कितने सफल वो हैं,
उनके इंग्लैंड में उनके दिवालियापन के वो हो रहे हैं, हिंदुस्तान में वो अपना दिवालियापन का वो कर दिए हैं, लेकिन देश की सुरक्षा जब आ रही है तो उनसे ज्यादा रिलायबल हम लोगों को कोई नहीं मिल रहा है। ये मैं इस हवाले से कह रहा हूं, आप डिफेंस डील में ये स्टैंड कैसे ले सकते हैं? डिफेंस डील में ये स्टैंड देश कैसे ले सकता है कि अनिल अंबानी को या कोई हो, हम क्या जाने। कल के दिन इसका मतलब अगर विजय मल्ल्या जी भी कहीं पार्टनर बन जाते हैं, अगर मेहुल चौकसी पार्टनर बन जाते हैं, नीरव मोदी पार्टनर बन जाते हैं, तो आप कहेंगे इससे हमसे क्या, उस पार्टनर उसने कर लिया। मैं कुछ आतंकवादियों के नाम नहीं ले रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि फिर वो एक नई बहस शुरू हो जाएगी। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो जो अपने कर्जे नहीं चुका पा रहा हो, जो दिवालिया हो गया हो, उसके लिए क्या भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो कहती कि आपने किसके साथ ये किया है? इसकी जिम्मेदारी, अगर विजय मल्ल्या यहां से भगोड़े हैं, अगर मेहुल चौकसी और नीरव मोदी इस डील के लायक नहीं है, तो मेरे हिसाब से अनिल अंबानी जी को भी ये डील कैसे मिली है, ये पूरा देश देख रहा है। इस पे एक जो डिमांड हो रही है विपक्ष की, जेपीसी करिए, बिल्कुल जांच करिए, और इसकी जांच जरूर करिए कि ये अनिल अंबानी जी को कैसे मिली, और अगर उनको कहीं कोई किसी ने फेवर किया है तो उस आदमी को जरूर सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि अनिल अंबानी जी एक चीज में और सिद्धहस्त हैं, वो हर एक के ऊपर, हर एक को, कई न्यूज एजेंसीज के ऊपर वो 10,000 करोड़ 5,000 करोड़ का वो सूट ठोक देते हैं, मानहानि का मुकदमा। जो आदमी अपना पैसा चुका नहीं पा रहा है चीन के सामने, चीन जैसे देश के सामने देश की नाक कटा रहा है, वो दूसरे के ऊपर मानहानि का मुकदमा ठोकता है। ये इस देश की न्याय परंपरा। राफेल के बारे में इतना ही आज की तारीख में, एक डिटेल आगे फिर हम लोग बात कर लेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।